सीक्वेंस इम्पिडेंस। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे अल्टरनेटर के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे अल्टरनेटर के रिस्पेक्ट में हम लोग ने जो है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट वोल्टेज इक्वेशन निकाला, सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन लिखा। ओके, अल्टरनेटर के केस में जो है हम लोग जो है सारा उसका डायग्राम देखें। ओके, उसके बाद जो है अगर हम लोग ट्रांसफार्मर के केस में सीक्वेंस इम्पिडेंस देखते हैं देन होता क्या है हम लोग ये देखते हैं। अब सोचो, अल्टरनेटर हमारा रोटेटिंग डिवाइस है ना, बट वहाँ पे सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड स्ट्रक्चर था जो ऑलरेडी हम लोग बनाए हुए। ऑलरेडी हम लोग जो है बैलेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, यही कारण है तो उसमें जो भी वोल्टेज इंड्यूस हुआ वो वोल्टेज हमेशा जो है बैलेंस ही रहा, और यही कारण है कि वो पॉजिटिव सीक्वेंस में ही रह गया। एंड देयर इज नो एनी नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो रोटेटिंग था वहाँ पे। बट यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो स्टैटिक डिवाइस है। जब वो स्टैटिक डिवाइस है और अगर हम इसमें बैलेंस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बैलेंस वोल्टेज जो है अप्लाइड करते हैं ट्रांसफार्मर में, तब इम्पिडेंस जो है उसको फेज सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो स्टैटिक है, वो तो रोटेट कर ही नहीं रहा है। अल्टरनेटर में तो हमारा रोटेट कर रहा था वो, है ना, वो रोटेटिंग एलिमेंट था। तो जहां रोटेटिंग एलिमेंट है वहां पे फेज सीक्वेंस मैटर करता है। ओके, फेज सीक्वेंस मैटर करता है, बट जहां रोटेटिंग नहीं है और कोई भी स्टैटिक डिवाइस है हमारा, इन दैट केस स्टैटिक डिवाइस के केस में याद रखेंगे। ओके, वहां पे फेज सीक्वेंस इमैटेरियल होता है, यानी कि जो हम लोग इम्पिडेंस निकालेंगे। ओके, ऑफकोर्स आपने इम्पिडेंस देखा, मैंने बोला कि अगर पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं और अगर पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो कर रहा है, देन दैट मे बी द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस। लेकिन यहाँ पे तो फेज सीक्वेंस के नाम पे जो भी आपका चूंकि स्टैटिक है, तो स्टैटिक होने के कारण याद रखेंगे इम्पिडेंस जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फेज सीक्वेंस और फेज ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस से वो इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट फैक्ट। सेकंड जो है, जो सीक्वेंस इम्पिडेंस है ट्रांसफार्मर का, सीक्वेंस इम्पिडेंस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस, ओके, वो ट्रांसफार्मर के लीकेज रिएक्टेंस के बराबर होता है। ये सब याद रखेंगे, ये सब प्रूफ करने वाली बात नहीं है। ओके, लीकेज रिएक्टेंस आपको याद होगा, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस। तो जो भी आपका सीक्वेंस इम्पिडेंस है, ओके, वो सारा सीक्वेंस इम्पिडेंस जो है वो ट्रांसफार्मर के लीकेज रिएक्टेंस के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस रिएक्टेंस के, सॉरी, ट्रांसफार्मर के लीकेज रिएक्टेंस के बराबर क्यों? यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस क्यों नहीं? क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है ना। आपको याद होगा ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कॉपर लॉसेस भी बहुत कम होते हैं। कॉपर लॉस होने का कम होने का कारण क्या है कि ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेसिस्टेंस जो बहुत बहुत कम है, यही कारण है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो भी सीक्वेंस इम्पिडेंस है, ओके, दैट इज इक्वल टू द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, एक्सेल ई इक्वल टू एक्सेल 1 प्लस के स्क्वायर एक्सेल 2। ऑफ कोर्स इसको हम डिराइव भी करेंगे। ये टोटल इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस है टू द प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, अगर हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते तो एक्सेल ई2 इक्वल टू एक्सेल 2 प्लस एक्सेल 1 बाय के स्क्वायर, लाइक दैट। ओके, वेयर के इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब इसमें याद करने वाला ही फैक्ट है ना, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ भी मिलेगा कि ट्रांसफार्मर में जो भी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस होता है, ओके, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस जो है वो नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा स्टैटिक डिवाइस है, और जब वो स्टैटिक डिवाइस है तो स्टैटिक डिवाइस में जो भी सीक्वेंस इम्पिडेंस है, मैंने कहा कि वो जो है फेज सीक्वेंस से और फेज ऑर्डर से इंडिपेंडेंट होता है। जब फेज सीक्वेंस फेज ऑर्डर से वो इंडिपेंडेंट है, इन दैट केस पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और नेगेटिव फेज सीक्वेंस दोनों में एक्चुअली बेसिक डिफरेंस क्या है? सिर्फ फेज सीक्वेंस का, कि अगर यहाँ पे ए बी सी इस तरह से ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का क्या होगा? ए सी बी। तो क्योंकि यहाँ स्टैटिक है ये, और ट्रांसफार्मर का इम्पिडेंस जो है फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा।
क्यों होगा? बस इसका आंसर यही है कि बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द फेज सीक्वेंस। बस इसका एक ही आंसर, शॉर्ट आंसर है। दैट इज अ वेरी गुड आंसर। नाउ अगर जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस के बारे में बात करें ट्रांसफार्मर का, ओके, देन दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस जो है वो डिपेंड करता है जीरो सीक्वेंस डायग्राम पे, जिसको भी हम डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी, ओके। इसको डिटेल में इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये आपके कंपटीशन का पार्ट है, ओके। कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछता है ये जीरो सीक्वेंस डायग्राम के बारे में, जीरो सीक्वेंस डायग्राम ऑफ द अल्टरनेटर, जीरो सीक्वेंस डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर, ओके। तो जो डिटेल में आपको जानना चाहिए वो मैं डिटेल में बताऊंगा, जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना होगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। क्यों? दोनों आपस में बराबर है तो दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। क्योंकि जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस जो है, ओके, दैट टोटली डिटरमाइंड बाय द जीरो सीक्वेंस डायग्राम। अब जीरो सीक्वेंस डायग्राम होता क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। नाउ जो भी आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इंपीडेंस का है, यानी कि जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस का जो मैग्नीट्यूड है, ओके, वो नियर अबाउट जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस के बराबर होता है। अगर मान लेते हैं कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है तब हम लोग जेड नॉट को नियर अबाउट इक्वल टू लेते हैं जेड वन के बराबर। तो ट्रांसफार्मर के केस में आपको याद क्या क्या रखना है, ओके, सीक्वेंस इंपीडेंस इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर आपको याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले कि चूंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, तो स्टैटिक डिवाइस होने के कारण जो है इसका जो भी आपका सीक्वेंस इंपीडेंस होगा या इंपीडेंस होगा दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फेज सीक्वेंस। जब वो फेज सीक्वेंस से इंडिपेंडेंट है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव जब इससे इंडिपेंडेंट है तो दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ओके। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे क्योंकि बैंडिंग रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है तो जो भी आपका सीक्वेंस इंपीडेंस है दे आर नियरली इक्वल टू द लीकेज रिएक्टेंस, ओके। एक्सेल इज द लीकेज रिएक्टेंस, वो लीकेज रिएक्टेंस के बराबर होगा। और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस जो है वो that is totally determined by the zero sequence diagram of the transformer, okay। और इसका मैग्नीट्यूड नियरली इक्वल टू होता है पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। आई थिंक नो प्रॉब्लम इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर। वही अगर सीक्वेंस इंपीडेंस इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम लोग बात करें, ट्रांसमिशन लाइन, अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के केस में बात करें, बस इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी ज्यादा इसमें कुछ पूछता नहीं है, ना ही पूछना है, ओके। फ्यूचर में भी नहीं, इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जितना ऑब्जेक्टिव आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन भी हमारा स्टैटिक डिवाइस है लाइक द ट्रांसफार्मर। तो जब वो भी स्टैटिक डिवाइस है, जस्ट राइट द चैट यस और नो, ओके, सो दैट मुझे लगे आप लोग कॉन्शियस हो। दीवार को मैं नहीं पढ़ा रहा या अपने फोटो के नहीं पढ़ा रहा, मुझे लगना चाहिए भाई कुछ चेंजेज आ रहा है, हाँ, सामने कम से कम। ऐसे क्लास में बैठते हैं तो बच्चे लोग हिलते रहते हैं, कभी इधर देख रहे, उधर देख रहे, उधर देखते रहते हैं। यहाँ भी कुछ हिलते जुलते रहना चाहिए, है ना, कम से कम अपने चैट ही हिलते जुलते रहे, ओके। तो स्टैटिक डिवाइस और स्टैटिक सर्किट अगर है देन दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द फेज सीक्वेंस। तो ट्रांसमिशन लाइन भी हमारा स्टैटिक है तो वो भी आपका फेज सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये भी जो है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फेज सीक्वेंस जो आपस में बराबर होता है, बट जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस जो है नियर अबाउट 2 to 4 यानी कि 2 से 4 गुना ऑफ द पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन के केस में आप याद रखेंगे Z1 इक्वल टू Z2 एंड Z0 इक्वल टू 2 to 4 टाइम्स ऑफ Z1 और Z2, ओके। बस ट्रांसमिशन लाइन इतना ही। नाउ जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक अब आ रहा है दैट इज द जीरो सीक्वेंस डायग्राम ऑफ द अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर, ओके। दिस